वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस एमपीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की, जिसमें आज ये हमारा थर्ड सेशन है, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और आज ये 10 क्वेश्चन होने के बाद हमारा 30 क्वेश्चन का पूरा जो एक सेट है सीडीपी का वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये 18 फेब ये जो आपके एमपीटेट वर्ग 2 के जो पेपर हुए थे हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो 18 फरवरी को जो पेपर कंडक्ट हुआ था हम उसके क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज लीस्ट लाइकली टू बेनिफिट अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पालन पोषण से बच्चे के विकास में लाभ होने की जो संभावना है वो सबसे कम है? परमिसिव, अनइन्वॉल्व्ड, ऑथोरिटेरियन और ऑथोरिटेटिव। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है अनइन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व। जो पेरेंट्स के जो यहाँ पे पेरेंटिंग स्टाइल है वो 4 प्रकार की है, अनइन्वॉल्व, परमिसिव, ऑथोरिटेटिव और ऑथोरिटेरियन। तो जो सबसे कह सकते हैं कि बच्चे के डेवलपमेंट में लीस्ट इंपॉर्टेंस रखती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ऑथोरिटेटिव। ये सबसे अच्छी मानी जाती है पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को केयर भी बहुत दी जाती है और उसका जो कंट्रोल है, बच्चे पर जो कंट्रोल है वो भी बहुत किया जाता है। केयर भी बहुत है, कंट्रोल भी बहुत है। यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, ना तो पेरेंट्स बच्चे की केयर करते हैं और ना ही बच्चे को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, केयर, लव यहाँ पर हम इस तरीके से इसे डिनोट कर सकते हैं, जो कि एक बच्चे के अपब्रिंगिंग में, उसके डेवलपमेंट में बहुत जरूरी होती है। और दूसरा, उतना ही कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, जहां पर जितनी नीड है उसको छूट मिलेगी, उसको चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, बट अननेसेसरी जो उसकी विश है वो फुलफिल नहीं की जाएगी। अनइन्वॉल्व में ना तो केयर, लव दिखाया जाता है और ना ही कंट्रोल दिखाया जाता है। तो लीस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन सी होगी? अनइन्वॉल्व हमारा सही आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। छात्रों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिएटिविटी। अब बच्चे में अगर क्रिएटिविटी पैदा करनी है तो क्या किया जाएगा? द टीचर हैज टू गिव फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड। शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता दी जाए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चे के बारे में, तो टीचर तो इसका आंसर होगा नहीं। फिर बात आती है कि द टीचर शुड डिलीवर लेक्चर्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी। केवल रचनात्मकता के अगर हम व्याख्या या भाषण देने लगे उस टॉपिक पर, तो क्या क्रिएटिविटी एक भाषण देने से हो सकती है? थर्ड है, स्टूडेंट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन। बच्चे को प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान किए जाए। फिर है, टीचर हिमसेल्फ शुड बी क्रिएटिव। वापस से यहाँ पे बात आ गई शिक्षक की। तो गाइस हमारा जो इसका सही आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा कि बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उनको फ्रीडम दी जाए कि वो क्वेश्चंस पूछ सके, तभी बच्चा क्रिएटिव होगा। बच्चा खुद से कुछ, जैसे आपने कुछ पढ़ाया, ठीक है, टीचर आपने कुछ पढ़ाया एज अ टीचर, तो बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी तो रहती ही है। जब वो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है और अगर आपने उस जिज्ञासा को दबा दिया या जो वो क्वेश्चन पूछा उसको डांट कर दबा दिया, तो वो बच्चा अपने ही मन में ये सोचने लगता है शायद मैंने गलत क्वेश्चन कर लिया और बच्चों ने क्यों नहीं किया। इस तरीके से हीन भावना आ जाती है। तो बच्चे को क्या है, हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी है। इस तरीके से जब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे कि वो प्रश्न पूछ सकें, तो ये क्रिएटिविटी को जन्म देगा। और जब भी बात इस तरीके से क्वेश्चन की आती है तो आप एक चीज ध्यान में रखिए, बच्चे को हमेशा सेंटर में रखा जाता है, ना कि टीचर को। चाइल्ड, स्टूडेंट, ये इसको हमेशा सेंटर में रखा जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। आई होप आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
Which is the final stage of Piaget's theory of cognitive development? Formal operational, pre-operational, concrete operational और sensory motor. तो गाइज अगर आपने पियाजे की थ्योरी नहीं देखी है, देखिए एक तो थ्योरी वाला सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसके 2 सेशंस हो चुके हैं जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात कर ली और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर ली। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हुए। अब हम ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। या फिर अगर आप पियाजे की थ्योरी देखनी है तो एक सीडीपी फुल कोर्स है, सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख सकते हैं। तो पियाजे के बारे में आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और ये जो अभी सेशन है, ये चूंकि अभी स्टार्ट करें तो 2 सेशंस हो गए, धीरे धीरे आपको और वीडियोस उसमें देखने को मिलेंगी। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पियाजे की जो स्टेजेस है उनके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पियाजे के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है पियाजे के द्वारा। ठीक है, इसमें इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। कितनी स्टेजेस बताई हैं? 4 स्टेजेस। सबसे पहले कौन सी आएगी? सेंसरी मोटर, संवेदी गामक, सेंसरी मोटर, संवेदी गामक। जिसमें बच्चा सेंसेस यूज करता है। ये फिर डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो जब आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप पियाजे की थ्योरी सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स में देख लीजिएगा। फिर है प्री ऑपरेशनल, यहाँ पर मैं बस स्टेजेस बता देती हूँ, वहां पर मैंने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई है। पूर्व संक्रियात्मक, फिर बात आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक। इस तरीके से ये आपको स्टेजेस पता होना चाहिए। इनसे भी क्वेश्चंस एमपीटेट में पूछा गया है और सीटेट में भी पूछा गया है। 4th है फॉर्मल ऑपरेशनल, और हमसे क्या पूछा गया था कि पियाजे की जो 4th स्टेज है उसका नाम क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल। तो हमारा आंसर क्या होगा? फॉर्मल ऑपरेशनल इसका सही हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, इस तरीके से आपको इनकी स्टेजेस के नाम याद होने चाहिए। आप चाहे तो एज देख सकते हैं, ये 0 to 2 ईयर्स में आएगा। प्री ऑपरेशनल जो है वो 2 से 6 वर्ष की अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और ये 11 से लेके एब। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो इसका जो आंसर है वो फॉर्मल ऑपरेशनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शरीर के विभिन्न हिस्सों में होता है छिटपुट विकास या कहीं कहीं विकास, तो ऐसा तो नहीं है। विकास हो रहा है तो पूरी तरीके से होगा। समान विकास, विकास की विभिन्न दर और कोई विकास नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति में यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हो या फिर कोई विकास ही ना हो या फिर कहीं कहीं विकास हो। तो जो विकास की दर है वो अलग अलग होती है। यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर है वो 3rd ऑप्शन है कि जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है। अब विकास की दर से क्या अभिप्राय है उसको समझ लेते हैं। जो विकास की दर है इससे अभिप्राय ये है कि कोई बच्चा 10 से 11 महीने में बोलना सीख लेता है, तो किसी किसी बच्चे को बोलने में 24 महीने तक का भी टाइम लग जाता है। मतलब लगभग 1 साल में बच्चा बोलना सीख लेगा, कभी कभी 2। तो जो रेट है वो अलग होगी। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, यदि 20 बिंदु को एक सीधी या वक्र रेखा के साथ साथ रखा जाता है और हमें उनके बीच के अंतर को अनदेखा कर एक साथ देखते हैं, तो ये गेस्टाल्ट के अवधारणात्मक संगठन के किस सिद्धांत का अनुसरण है? लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ क्लोजर और लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमपीनेट में फैक्चुअल चीजें भी आती हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। इस तरीके से अगर आप एक रेखा में इस तरीके से डॉट्स रख रहे हो और इनके अंतर को बिल्कुल अनदेखा करके चल रहे हो, तो ये लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी का हो, निरंतरता का। ठीक है, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ बहुत इजी भी आते हैं, जैसे प्याजे की अब जिसने स्टेजेस पढ़ी होंगी इसके लिए तो वो बहुत इजी आंसर रहा होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाते हैं। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटीज का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शिक्षकों को छात्रों के विविध समूहों की आवश्यकता को डैश की आवश्यकता होती है। शिक्षकों को छात्रों के विविध समूह की जो आवश्यकता है उनको डैश की आवश्यकता होती है। ध्यान रखने, योजना बनाने, हैंडल करने या फिर समझौता करने। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, योजना बनाना। कुछ चीजें बहुत फैक्चुअल सी आती है, इनको बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है, योजना बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। According to Jean Piaget, the process which involves changing our existing schema in the light of new information is known as. Options are equilibration, assimilation, organization, accommodation. तो प्याजे के ऊपर मैंने दो थ्योरी मतलब दो वीडियोस बनाई हैं, तो अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले वो देख लो, उससे सब चीजें पता चल जाएंगी। तो स्टेजेस पता चल जाएंगी, स्टेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएंगी, और ये जो अभी आंसर है जिसका आंसर क्वेश्चन जो भी है जिसका आंसर एकोमोडेशन है, इसके बारे में भी पता चल जाएगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ। वहां पर यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चेंज करना है स्कीमा में। तो चेंज जब आ जाए, मॉडिफाई जब आ जाए, तो इस तरीके से आंसर एकोमोडेशन होता है। चीजें चेंज करनी है। स्कीमा क्या है? पॉकेट्स ऑफ नॉलेज। स्कीमा क्या है? पॉकेट्स ऑफ नॉलेज। ये सब मैंने प्याजे की थ्योरी में बताया हुआ है, नहीं देखी है तो सबसे पहले देख लो, उससे क्या है सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जब स्कीमा में जो पहले से एग्जिस्टिंग स्कीमा है अगर उसमें चेंज करना पड़ता है तो वो क्या? एकोमोडेशन है। लेकिन जो स्कीमा पहले से बनी है उसमें हमें कोई नई जानकारी फिट करना है, जैसे कोई स्कीमा है उसमें हमें नई जानकारी को फिट करना है, दैट्स कॉल्ड एसिमिलेशन। ये इस तरीके से चीजें पता होंगी तो आप लोगों को बहुत हद तक हेल्प मिल जाएगी। तो आपको पहले थ्योरी वाले सेशंस देखने हैं, फिर आप इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। चलिए यहां तक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन बच्चों को एक समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है? टू वर्क ऑन इंडिविजुअल टास्क। व्यक्तिगत मतलब आप अकेले ही काम कर रहे हैं, तो ये तो समाज में एक साथ रहने सीखने के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है? सहयोग से काम करना। हाँ। टू वर्क कोलैबोरेटिवली मतलब यहाँ पर आप मिलजुल कर काम कर रहे हो। टू वर्क फॉर रिवॉर्ड्स मतलब वही बात हो गई, केवल पुरस्कार के लिए। अगर कहीं पुरस्कार नहीं है इसका मतलब आप साथ में काम नहीं करेंगे। टू वर्क इन आइसोलेशन, एकांत में। पहला ऑप्शन था इंडिविजुअल, वो भी एकांत ही था। फिर एकांत ऑप्शन है पुरस्कार के लिए। तो ये सब सारे गलत हैं। जब हम एक साथ सहयोग से काम करते हैं, कोलैब करके काम करते हैं, तो वो समाज में एक साथ काम करने के लिए सीखने में हेल्प करता है। इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इजी भी आते हैं, बहुत क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिक लगाना पड़ेगा कि क्या जब हम समाज में रह रहे हैं तो क्या हम अकेले सरवाइव कर भी पाएंगे? भाई सोसाइटी का हम हिस्सा है, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसका एक अंग है, तो उसके साथ ही हमें चलना पड़ेगा। तो कोलैब करना पड़ेगा समाज में सीखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये आज के लिए सेकंड लास्ट है। Which of the following can help the child to overcome failure in school? भाई अगर कोई बच्चा असफल हो गया है विद्यालय में तो उसको दूर करने में कैसे मदद, कौन सा ऑप्शन है जो हेल्प करेगा? उन्हें अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप उनसे कह दें चलिए इसमें आप फेल हो गए, आप आगे ध्यान दीजिए। फिर क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना। सबसे अच्छी बात जब आती है जब आप बच्चे को मोटिवेट करें, उसको एनकरेज करें, ना कि ये कि उनसे ये कह दो कि भाई नेक्स्ट असेसमेंट पर आप फोकस कीजिए। फिर है गिविंग देम सम फ्री टाइम टू लेजर, उन्हें अवकाश देने के लिए कुछ खाली समय दे दो। ये भी बिल्कुल सही नहीं है कि आप बच्चे को ऐसा बोलते हैं। चेंजिंग देयर सेक्टर मतलब उनकी कक्षा ही बदल दें, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आप बच्चे को मोटिवेट करें, उसको एनकरेज करें, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। अगर इस तरीके से कहीं भी आपको ऑप्शंस दिखते हैं तो आप हिट कर सकते हैं। बच्चे को आप मोटिवेट करें कि कोई बात नहीं, अगर इस सेक्शन में जो हुआ है उनका जो भी यूनिट टेस्ट है या जो भी है उसमें अगर वो फेल हुए हैं तो आप उनको मोटिवेट करो कि कोई बात नहीं, हम उसको उस तरीके से हेल्प करेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन था ना फोकस करना, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसी के अंतर्गत आ जाता है कि हम बच्चे को ये बोल रहे हैं कि हम नेक्स्ट असेसमेंट पर फोकस करो, लेकिन उसमें मोटिवेट वर्ड नहीं दिया था। हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे, उसको एनकरेज करेंगे कि अब आपको ये इसमें आप रह गए, कोई बात नहीं, इसके बारे में मत सोचो, अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है उसमें हमें अच्छे से काम करना है। तो नेक्स्ट टास्क में इन्वॉल्व करने के लिए बच्चे को हमें मोटिवेट करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मेरे परीक्षण जो परिणाम है वो दर्शाते हैं कि मुझे खेलों में रुचि है, लेकिन मेरे पास खेलने के लिए सहन शक्ति नहीं है। तो ये किस तरीके से जो कथन है वो क्या बताता है? अभिवृत्ति परीक्षण, कौशल परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। तो यहां पर बात हो रही है एप्टीट्यूड टेस्ट की कि भाई खेलने में रुचि, एप्टीट्यूड टेस्ट की, यहाँ खेलने में रुचि तो है लेकिन सहन शक्ति नहीं है। तो ये एप्टीट्यूड को दर्शाता है, अभिवृत्ति को दर्शाता है। तो गाइज यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये पूरा एक पेपर जो 18 फरवरी को कंडक्ट हुआ था, ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया। 3 पार्ट्स में इसलिए डिस्कस करा है कि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी ना हो। एक्सप्लेनेशन में काटना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी होगी तो मुझे एक्सप्लेन जो करने का वो है वो बहुत शॉर्ट रखना पड़ेगा, उससे मजा भी नहीं आएगा। 10-10 क्वेश्चन करके हम सॉल्व करते जाएंगे, आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगेगा, समझ में भी अच्छा आएगा, और जो लोग शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं वो आराम से बना भी सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर जरूर कर देना जो लोग एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग 3 की तैयारी करने में ये जो वर्ग 2 के पेपर है ये बहुत काम आने वाले। क्यों? क्योंकि वर्ग 3 पे इतने सालों बाद आ रहा है, तो हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर तो है नहीं, तो पैटर्न पता नहीं है। तो जो वर्ग 2 का जो सीडीपी वाला पार्ट है उससे हम एक आकलन लगा सकते हैं कि व्यापम जो है वो किस तरीके से क्वेश्चंस को रखता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।